Hello and welcome to Krishna Jai's Delhi. I am Krishna Kumar and today I would like to discuss with you about how to prepare anthropology for UPSC मेंस एग्जामिनेशन। यानी यूपीएससी मेंस की तैयारी अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के साथ करते हैं तो आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रख कर के यूपीएससी मेंस की तैयारी किस तरह से बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। देखिए, किसी भी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होती है उससे ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को उसमें करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस से इफ़ वी वांट टू प्रिपेयर एंथ्रोपोलॉजी इन राइट पर्सपेक्टिव। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड हैव टू रिमेंबर and you should have to understand about your syllabus. Syllabus is very important, right? ध्यान ये रखना है कि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए और फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सिलेबस you should have to learn your syllabus carefully, both paper first एंड पेपर सेकेंड, राइट। दोनों ही पेपर का आपको बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिलेबस यू कांट अंडरस्टैंड अबाउट योर सब्जेक्ट मैटर एंड यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी डन फॉर द गेटिंग बेटर मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी। क्योंकि कई लोग एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही इजली जो है 300 मार्क्स से इजली प्राप्त कर ले रहे हैं, और अगर आप 300 मार्क्स इजली प्राप्त कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका रैंक जो है यूपीएससी के रिजल्ट में, आप रैंक अगर आप देखोगे तो आपका रैंक बहुत बेहतर होता है, राइट। और इसीलिए आप देखते हो कि एंथ्रोपोलॉजी जो विषय है इसको लेकर के कई लोग कंटिन्यूअस 110 में प्रत्येक साल आप देखोगे कि कुछ ना कुछ 110 रैंक में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले लोग क्वालिफाई करते हैं, राइट। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस हमें देखना है, सिलेबस में किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, राइट। पहला, अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में हम पूरे सेक्शन को हमें 4 प्रमुख सेक्शन में बांट सकते हैं। एक तो कि फंडामेंटल्स जो है ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो है ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्लियर होने का मतलब क्या है कि आप पे टॉपिक नंबर 1.1 से 1.3 और फिर टॉपिक नंबर 8 जो है, ये 3 टॉपिक के 4 टॉपिक को एक साथ आपको पढ़ना है। जैसे टॉपिक नंबर 1.1 टू 1.3 है ना, सो वी फाइंड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी लाइक मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट, रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन, और थर्ड इज ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंड ब्रांचेज जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें भी हमें है स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांचेज। ब्रांचेज में 4 दिया हुआ है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो टॉपिक है, और फिर रिसर्च मेथड टॉपिक नंबर 8 के अंतर्गत है, इन तीनों का बेहतर स्टडी करना है। और अगर आप बेहतर स्टडी करते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट इसमें आप पढ़ते हैं, तो बेसिक के चीज़ है कि इसके अंतर्गत आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज यूनिक डिसिप्लिन, और ये यूनिक जो डिसिप्लिन है ड्यू टू यूनिक अप्रोचेस, राइट। तो एंथ्रोपोलॉजी का एक तो यूनिक अप्रोच होता है, हम इसमें यूनिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, और जब आप भी स्टडी करें तो आप उससे यूनिक अप्रोच की अकॉर्डिंग
आप थॉट प्रोसेस को डेवलप करें, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट हैज़ देयर ओन unique method for the study of that particular subject. Anthropology is a holistic science, so we should have to study anthropology in holistic perspective. जब तक आप holistic perspective के आधार पर एंथ्रोपोलॉजी को नहीं पढ़ते हैं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंथ्रोपोलॉजी इन राइट पर्सपेक्टिव। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। दूसरा कि इस टॉपिक के बाद अगर आप बात करें तो आपके पास एक सेक्शन है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, राइट। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है इसको लेकर के कई तरह के संशय स्टूडेंट के दिमाग में होता है ना, कि सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दैट इफ वी वांट टू स्टडी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वी शुड हैव टू बैकग्राउंड अबाउट लाइफ साइंस। ये एक तरह से इल्यूजन है, एक तरह से भ्रम है। वी डू नॉट नीड about the background of life science for the understanding of biological anthropology, right? Always remember कि biological anthropology को हम लोग biocultural approach में पढ़ते हैं, right? That is very important if you want to get very good marks in anthropology and basically topic related to biological anthropology. तो biological anthropology जो होता है उसको हम बायोकल्चरल पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, और इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस एस्पेक्ट को आप समझते हैं कि दिस इज रिलेटेड विथ लाइफ साइंस, बेसिकली व्हेन वी स्टडी एनी टॉपिक रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी according to anthropological perspective, according to anthropological approach, then you can easily understand that concept is very closely related with society and culture. तो यहाँ बायोकल्चरल अप्रोच को आपको फॉलो करनी है, और इस बायोकल्चरल अप्रोच को फॉलो करने के क्रम में यहाँ ध्यान में रखना है कि इसके दो पार्ट हैं। एक कुछ पार्ट हमारा रिलेटेड विथ है इवोल्यूशन, है ना, कि इवोल्यूशन से संबंधित कुछ पार्ट है, और कुछ पार्ट जो है हमारा एक तरह से ह्यूमन जेनेटिक्स से संबंधित है, राइट। तो दो पार्ट में आपको यहाँ पर चीज़ें समझनी है। अब देखो इवोल्यूशन, जो ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, इससे रिलेटेड वी हैव 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट। टॉपिक नंबर 1.4, टॉपिक नंबर 1.5, टॉपिक नंबर 1.6. So when you try to understand about these important topics, you should have to remember, you should have to follow biocultural approach. जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक नंबर 1.4 में दिया हुआ है, बायोकल्चरल फैक्टर्स फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन। देखो ह्यूमन इवोल्यूशन बायोकल्चरल प्रोसेस है, दैट इज नॉट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल process, that is not a only product of organic evolution, that is the product of biocultural evolution. So if you want to understand about the human evolution in right perspective, you should have to understand human evolution is a biocultural process. इसी तरह से जब आप इसके अंतर्गत टॉपिक है 1.5 जिसमें प्राइमेट बिहेवियर को पढ़ना है, ठीक है। तो प्राइमेट बिहेवियर जो पढ़ना है, उस प्राइमेट बिहेवियर के अंतर्गत फिर हमें बायोकल्चरल अप्रोच को फॉलो करना है, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट प्राइमेट बिहेवियर, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड प्राइमेट बिहेवियर, राइट, बिकॉज प्राइमेट्स आर सोशल एनिमल, राइट। तो जब एक सोशल एनिमल है और वो सोशली बिहेव करता है, तो जब तक सोशल एस्पेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टॉपिक का, जो कि टॉपिक नंबर 1.6 में आप फॉसिल्स पढ़ते हैं, ठीक है।
तो फॉसिल्स आमतौर पर स्टूडेंट ऐसा फील करते हैं कि फॉसिल्स का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल है, बट कीप इन माइंड when you try to study fossils you should have be make correlation between पैलियोएंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। देखो आर्कियोलॉजी जो कि हमारे टॉपिक नंबर 1.8 में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत है, उस टॉपिक के अंतर्गत हम कल्चरल इवोल्यूशन मैन का पढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि ह्यूमन इवोल्यूशन इज ए बायोकल्चरल प्रोसेस। सो व्हेन यू ट्राई टू स्टडी अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स रिमेन्स यू शुड हैव टू मेक इन correlation between archaeological data and data from paleoanthropology, then you are able to understand about human evolution on the basis of fossils। क्योंकि बायोकल्चरल इवोल्यूशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और जब तक आप बायोकल्चरल इवोल्यूशन नहीं समझते हैं तब तक आप इसको नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह से आप देखोगे ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत कई टॉपिक है, एक दो टॉपिक जो है प्योरली जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड है, बट कई टॉपिक है जिसमें जेनेटिक्स के साथ साथ कल्चरल जो एस्पेक्ट है उसको पढ़ना है। जैसे एक टॉपिक जो कि 9.4 में दिया हुआ है, उस टॉपिक में आप देखो कि जेनेटिक इफेक्ट ऑफ कंसेंगिनियस एंड नॉन कंसेंगिनियस मैटिंग दिया हुआ है। तो जेनेटिक इफेक्ट ऑफ कंसेंगिनियस एंड नॉन कंसेंगिनियस मैटिंग का इफेक्ट अगर आपको देखना है तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी यू कांट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द जेनेटिक इफेक्ट ऑफ नॉन कंसेंगिनियस एंड कंसेंगिनियस मैटिंग। In such way, when you try to study about epidemiological anthropology, in epidemiological anthropology we follow biocultural approach for the understanding of spread of disease in society. In such perspective, when you try to study about human growth, we should have to follow biocultural approach, right? So, try to follow biocultural approach for the study of biological anthropology. Then, if we try to understand about the study of sociocultural anthropology, here that is very important, and we study sociocultural anthropology from topic number 2.1 to 6, right? तो एक बहुत बड़े टॉपिक है, लेकिन keep in mind when we study sociocultural anthropology we should have to follow cultural relativism approach, fieldwork method, participant observation, case study is very important, make correlation between anthropological theories and social institution. When we study social institution like family, marriage, kinship, economic organization, political organization, religion, you should have to make correlation between anthropological theories and this important topic. अगर आप इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ कोरिलेशन नहीं बनाते हैं तो फिर यू कांट अंडरस्टैंड अबाउट द सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। देन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वन टॉपिक फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो टॉपिक है, राइट, टॉपिक तो कम है। एक तो फर्स्ट पेपर में 1.8 और सेकेंड पेपर में टॉपिक नंबर 1.1, ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक है। बट इफ यू ऑब्जर्व अबाउट ए क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी always ask question on archaeological anthropology. So we required knowledge of archaeology, both theoretical and practical. तो जब तक आर्कियोलॉजी का थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है यू कांट अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो आप सुपरफिशियल अगर आप चाहोगे कि आर्कियोलॉजी को पढ़ के आर्कियोलॉजी के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें, इट इज़ इम्पॉसिबल। उसी तरह से वन टॉपिक रिलेटेड विथ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, देखो टॉपिक एक है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ यू वांट टू टेक मोर देन 300 मार्क्स यू शुड हैव टू स्टडी
each and every topic which are mentioned in your syllabus, right? Then second paper. So in second paper, some topic related to history, right? But you should have to required very deep knowledge of Indian history, right? Very deep knowledge of Indian history, not superficial knowledge. And some topics related to Indian society and concept developed by Indian anthropologists. That is very important, because without understanding of Indian society, we can't understand about Indian anthropology, right? और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत थर्ड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ट्राई टू मेक कोरिलेशन बिटवीन thought developed by Indian anthropologists and tribal anthropology. And in tribal anthropology, try to give focus about a tribal development program and approaches to the स्टडी ऑफ ट्राइबल प्रॉब्लम्स. तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो पहला काम है कि आप सिलेबस को ध्यान से देखें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करें. और देन PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, that is very important if you want to do answer writing practice. My opinion is that you should have to do answer writing practice on the basis of PYQ, right? If you want to study some book, so try to study textbook, not printed notes, right? There are many textbook available in market, and if you study textbook, collect case study related to your topic, then you would have to get very good marks in anthropology. Thank you.